आसाम से जो मेरे भाई आए हैं, आसाम संकट के दौर से गुजर रहा है। आसाम की स्थिति पूरा देश जानता है। आसाम में जिस तरीके से करीमगंज से लेकर डिब्रूगढ़ का सब जगह का जो डेमोग्राफी चेंज की गई है, जो यहां के कम पढ़ रहे थे उन्होंने बाहर से बुला लिया है। अब संकट यह है कि 1985 में भारत के महान प्रधानमंत्री, मॉडर्न प्रधानमंत्री, कंप्यूटर युग के प्रधानमंत्री ने आसाम समझौता किया था और उसी में तय हुआ था कि जो एनआरसी को लेकर के पूरे देश में बड़ा सवाल खड़ा किया जा रहा है। यह अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी एनआरसी की बात करे तो कम्युनल है, मुसलमान विरोधी है, और राजीव गांधी करें तो यह सेकुलरिज्म है। आपके शहर में और आपके राज्य में 15 से 20 डिस्ट्रिक्ट में हिंदू माइनॉरिटी में हो गया है। बाहर वालों को लाके किया गया। जो लोग 1985 में इसके बनाने की बात कर रहे थे, आज आप सोचिए कि 1985 से लेकर के आज उस पर इंप्लीमेंटेशन हो रहा है, तो कितने साल गुजर गए? 30 साल। इस 30 साल में जायज नाजायज हजारों शादियां आसाम में हो गई हैं। उन बांग्लादेशी मुसलमानों ने भी की हैं, उनके बच्चे हो गए हैं। अब सवाल यह हो रहा है कि देखिए, हमारे तो चाचा जो थे फौज में थे, भाई इस 30 साल में बहुत कुछ बदला है। एक भारत के राष्ट्रपति थे जिनका नाम था फखरुद्दीन अली अहमद खान। यह बात अलग है कि हरियाणा के लोगों को आजकल फखरुद्दीन का नाम ज्यादा याद है। फखरुद्दीन अली अहमद के बारे में आसाम की उस वक्त की सरकार ने लिखा था कि यह शख्स जिसको आसाम के किसी छोटे से ओहदे पे नियुक्त कर दिया गया था कि यह आसामी नहीं है, यह बाहर से आया है और यह गलत है। उसने यह शिकायत इंदिरा गांधी से करी कि जिस शख्स को यहां इतने बड़े पद पे बिठा दिया गया है यह बांग्लादेशी है। लेकिन आप अजीबोगरीब, इस देश की ट्रेजेडी है, इंदिरा गांधी ने उस शख्स को कहा यह तो काम का है, इसे दिल्ली भेजो। उसे राष्ट्रपति बना दिया गया। अब यह कहा जा रहा है कि उनके वंशजों की जब इंक्वायरी हो रही है तो देखिए साहब, फखरुद्दीन अली अहमद के बच्चों को भी, जो प्रेसिडेंट थे, अरे वो प्रेसिडेंट थे लेकिन वो भी तो गड़बड़ थे। वो प्रेसिडेंट थे तो इसका मतलब ये थोड़ा नहीं कि उसके बाद तो सब ठीक हो गए। तो अगर इंक्वायरी होगी तो फिर पीछे से होगी ना, आगे से थोड़ी नहीं होनी इंक्वायरी। तो हमने 30 साल के अंदर उन लोगों को बसने दिया और वो आसाम में नहीं बसे। एक और है यहां हैदराबाद में, बीच बीच में 15 मिनट मांगते हैं। कई बार इस देश ने 15 मिनट दिए उन्हें, अब 15 मिनट मांगना बंद कर दिया उन्होंने। वो वहां से उन लोगों को लेकर के ये चुपचाप होता रहा। हरियाणा के वासियों को नहीं पता, दिल्ली वालों को नहीं पता, क्योंकि हम पता रखना नहीं चाहते। हमारा इंटरेस्ट सिर्फ उस 4 दीवारी तक है। जब तक खतरा दरवाजे पे नहीं आता, हिंदू बोलना नहीं चाहता। मेरा घर जल जाए, बच जाए, पड़ोसी का जला है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब मेरी बारी आएगी तब मैं देखूंगा। इसी मानसिकता ने आसाम को क्या बना दिया, बंगाल को क्या बना दिया, कश्मीर को क्या बना दिया। इस देश में 500 जगह कश्मीर बन चुके हैं। अब हमें 500 मोदी चाहिए, यह मुमकिन नहीं है। मोदी और मोदी की सोच के लोग बीच बीच में आते रहेंगे, लेकिन समाज जिस दिन तय कर लेगा कि हमारी यही सोच रहनी है, तो यहां 5 करोड़ क्या, एक भी नहीं रहने वाला। आपको खड़ा होना पड़ेगा उसके लिए। आप जिस संकट को शायद टालना चाहते हैं, लड़ना नहीं चाहते हैं, वो आपके घर तक आ गया है। नोएडा दिल्ली का इलाका है, एनसीआर में आता है। ये घटनाएं मुझे इसलिए याद दिलानी पड़ रही हैं आपको कि हम छोटी छोटी बातों में बहुत खुश होते हैं।
और अपनी तकलीफ को दुनिया के सामने बताने में इतने कमजोर हैं कि हमारे 5.5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडित भी अगर मार दिए जाएं, रेप हो, मर्डर हो, सुनियोजित ढंग से मार दिए जाएं, निकाल दिए जाएं, तो भी इस देश में कभी आवाज नहीं बनी। कभी आसाम के अंदर, कभी उड़ीसा के अंदर, कभी हरियाणा के अंदर कोई धरना, प्रदर्शन, रोष नहीं हुआ। लेकिन इस देश के मक्कार मुनाफिक 15% के इलाके में 7% मुसलमान जम्मू कश्मीर में जो रहता है, वो 93 पॉपुलेशन के ऊपर अपनी ताकत से, अपनी उस सत्ता से, व्यवस्था से रूल करता है। 93% लोगों को उस सत्ता से बाहर रखता है। उस व्यवस्था के अंदर 150 से ऊपर ऐसे कानून पास करता है जो एंटी इंडिया और एंटी हिंदू होते हैं। लेकिन ना तो बंगाल में कोई धरना होता है, ना आसाम में कोई धरना होता है, ना दिल्ली वाले चुप रहते हैं, ना हरियाणा वाले चुप रहते हैं। और जब वो वहां से मार के निकाल दिया जाता है तो वो कहीं कहीं गलियों में रहते हैं, बात खत्म हो जाती है। लेकिन उसी का दूसरा रूप देखिए कि किसी एक आदमी को गो हत्या के सिलसिले में कुछ भीड़ ने मार दिया, वो खबर यूएनओ चली जाती है, वो बिहार के इलेक्शन में जाती है, दिल्ली में बड़े सारे महान लोग अवार्ड वापस कर देते हैं, कोई पुरस्कार वापस करने जाता है, कोई अवार्ड वापस करने जाता है, और जिनके पास कुछ भी नहीं है वो सड़क पे निकल के हाय हाय करते हैं। लेकिन हमारा समाज अपने लोगों के मरने पे चुप रहता है। ये मेरा नहीं है, वो मेरा नहीं है, ये ठाकुर है, ये ब्राह्मण है, ये जाट है। हम इसमें परेशान हैं, हम इसमें फंसे हुए हैं। और अब तो शायद आपको इस बात का एहसास हो गया होगा कि जब जब आप सामूहिक तौर पर थोड़ी देर के लिए जो आपकी अपनी पहचान है, जो आपका अपना सरनेम है, उसे लगाएं तो, उसे न लगाएं तो, सरनेम लगाने से अगर कोई महत्वपूर्ण होता, कोई महान बन रहा होता, तो फिर इस देश की स्थिति नहीं होती। आप अपने कर्म से महान हैं, सरनेम से नहीं है। सरनेम आपका निजी है, उसे घर में रखिए। समाज में उस सरनेम कोई काम नहीं आएगा। जिन चुनौतियों से आप जूझ रहे हैं, उससे आपको लड़ने के लिए वही रास्ता अपनाना पड़ेगा। ये नहीं कहेंगे मैं ब्राह्मण हूं लिहाजा मेरा काम लड़ना नहीं है, मैं दलित हूं मेरा काम लड़ना नहीं है, लड़ना काम छत्री का है, तो छत्री है नहीं इस वक्त, तो इसलिए आप बोला। आपने एक प्रयोग किया 2014 में और उस प्रयोग का नतीजा देख रहे हैं। कुछ लोग कह रहे थे कि हम देश छोड़ के चले जाएंगे, वो गए नहीं। अब मैंने कहा, मुझसे पूछा कुछ लोगों ने कि पुष्पेन, ये लोग लगातार कह रहे थे, अखबारों के लोग कह रहे थे कि हम नहीं जाएंगे। मैंने कहा आप नहीं समझ रहे, यही वो लोग हैं जो मोदी को वापस लाएंगे, इसलिए गए नहीं है। क्योंकि वो तमाम ऐसे काम कर रहे हैं, तमाम आपको इतनी गाली देते हैं सुबह से लेकर शाम तक कि आपने 1000 साल की कुंठा को थोड़ी देर के लिए बाहर निकाल दिया है। और उसके निकलने से क्या होता है कि पहली बार भारत में, यह शब्द कोई शायद नहीं कहेगा क्योंकि लोगों को पॉलिटिकली करेक्ट होने का बहुत शौक है, समाज में हमें ऐसा रहना है कि सब अच्छा अच्छा कहें। मैं कहता हूं मुझे किसी का अच्छा बनना ही नहीं है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। जो लोग जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 35 पे और 370 के हटने से खुश हो रहे हैं, मैं उससे ज्यादा खुश नहीं हूं। मैं इस बात से ज्यादा खुश हूं कि 1000 साल के बाद एक हिंदू राजा ने इस आजाद हिंदुस्तान, सेकुलर हिंदुस्तान, रिपब्लिक हिंदुस्तान, डेमोक्रेटिक हिंदुस्तान के अंदर जो 70 साल पहले षड्यंत्र करके इस आजाद भारत के अंदर एक राज्य को इस्लामिक राज्य बनने दिया, उस राज्य में आईएस जो एक दुनिया का ग्लोबल आतंकवादी संगठन है, उसका झंडा फहराने वालों को पुरस्कारों से नवाजा जाता था। और तिरंगा झंडा लेकर के
जो आदमी लाल चौक पे जाता था या तो उसकी पिटाई होती थी या उसको जेल में बंद कर दिया जाता था। वो जो 7.5% पॉपुलेशन थी 15% इलाके में, उन्होंने जो दुनिया के जघन्य अपराध किए थे, क्योंकि इस देश की पौनी दिल्ली की सरकारों ने जायज और नाजायज तरीके से संविधान में ऐसे प्रोविजन किए कि उन प्रोविजनों के चलते उन्होंने उन नाजायज चीजों को अपना हक मान लिया। लिहाजा मैं मानता हूं कि 1000 साल के बाद एक हिंदू राजा ने इसी धरती पे, जो कश्यप ऋषि की धरती है, जो कृष्ण की भगवान राम की धरती है, जिसका इतिहास अनंत काल का है, कुछ लिखित में कहते हैं 10,000 साल, कोई कहता है 5,000 साल, लेकिन ये भारत 1947 को पैदा नहीं हुआ, ना तो ये कभी पैदा हुआ है, ना ये मरने वाला है। ये अनादिकाल से था, अनादिकाल तक रहेगा। उस देश में पहला राजा आया और उसका समाज उसके साथ मजबूती से खड़ा था। इसीलिए उसने इस धरती पे जो नाजायज काम हो रहे थे, जिन्होंने कश्यप ऋषि के वंशजों को उन्हीं की धरती पे, सड़कों पे, गलियों में बलात्कार, मर्डर करा, इस्लाम का नाम लेके, मस्जिदों का इस्लाम इस्तेमाल करके आपने जिन लोगों को बाहर निकाला, इस राजा ने 1000 साल के बाद इस धरती पे पनपने वाले इस्लामिक राज को कुचल दिया। किसी को बुरा लगता हो तो लगे, या किसी को अच्छा लगे तो लगे, लेकिन सच्चाई यह है कि आर्टिकल 35 पे और 370 नहीं हटा है। उस हरे रंग का जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन था, जो एंटी हिंदू और एंटी इंडिया था, उस जमीन के ऊपर भारत का कब्जा नहीं था। भारत की सुप्रीम कोर्ट उस पर लागू नहीं करती थी, भारत की पार्लियामेंट उस पर लागू नहीं होती थी, हजारों कानून उस पर लागू नहीं होते थे, इलेक्शन कमीशन वहां नहीं जा पाता था, एंटी करप्शन वहां नहीं जा पाता था, क्योंकि वो तो जन्नत थी और जन्नत में तमाम अल्लाह के बंदे रह रहे थे और उन्हें हूरे वही चाहिए थी। तो गलती से उन्होंने किसी और को हूरे समझ लिया, उस पाप का घड़ा भरा। तो 35 पे और 370 सिर्फ नहीं हटा है, वो आतंकवादी, वो इस्लामिक जिहादी सोच का जो एक डॉक्यूमेंट था, जिसे आप जम्मू कश्मीर का संविधान कहते हैं, उसे कुचल के डस्टबिन में डाल दिया गया है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपकी लड़ाई 6 अगस्त 2009 से शुरू होती है, खत्म नहीं होती है। 1900 आप ये मान के चलिए कि 35A और 370 सिर्फ ऐसा ही है जैसे आप अपने घर में ड्राइंग रूम में टेबल रखेंगे या कुर्सी रखेंगे, या आपका निजी मामला है। इसके लिए किसी देश से हमको परमिशन लेनी थी क्या? लेकिन इसके हटने के बाद जो इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सों के बीच में जो गठजोड़ था, वो बिल्कुल नंगा होकर सबके सामने नजर आ रहा है। आप देखें कि इसी देश के अंदर कैसे कैसे तर्क दिए जा रहे हैं, इसी देश के लोग कोर्ट में भी जा रहे हैं, इसी देश के लोग वो भाषा बोल रहे हैं जो पाकिस्तान बोल रहा है, जो बांग्लादेश बोल रहा है। और बांग्लादेश जिसे आपने आजाद कराया 1971 में, अपनी आधी रोटी दी, अपना खाना खिलाया, बरसों उनको आगे बढ़ाया। 2.5 लाख लोगों का जुलूस निकला है बांग्लादेश के अंदर कि कश्मीर से आर्टिकल 370 क्यों खत्म किया गया है। इससे आपको एहसास होगा कि आपका मुल्क कैसे हालातों में था कि आप अगर कोई सच बात कहेंगे तो लोग मुल्क तोड़ने की बात कहने लगेंगे, मुल्क टूट जाएगा। और उस पूरे कश्मीर में 93% जो पॉपुलेशन है, जो लद्दाख में है, जो जम्मू है, उसकी चिंता मैं किसी के मुंह से नहीं सुन रहा हूं।